और ऐसा अपराधी, अब व्यक्ति नहीं यहाँ अपराधी कहेंगे, अगर या अभियुक्त, ऐसा अभियुक्त न्यायालय में समय के अंदर हाजिर नहीं होता तो वह दंड का भागी होगा। एक नया अपराध कर दिया, 174A में ही आईपीसी में दंड है, दंड की मात्रा बढ़ेगी, कितना हो जाएगी? 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो दोनों एंगल से याद रखिए, 82(1) और 82(4). अब आइए बेयर एक्ट शुरू किया जाए भाई। देखिए आपका मुख्य रूप से जो बेयर एक्ट की भाषा है उसी में जो पहला क्लाज है आपका, उसी को शब्दशः देखना है। और आपका लाख भले पढ़े हो आप आपका बेयर एक्ट, लेकिन देखिए बेयर एक्ट की भाषा कैसे पढ़ी जाती है। जब आप घर पर पढ़िए तो सरपट्टा ना रटिए, आपका कुछ उपाय जानिए कि घर पर भी कैसे हम पढ़ें। कोई भी बेयर एक्ट हो, यानी कि आप कोई भी बेयर एक्ट पढ़िए इस तरीके से। आज एक नियम भी जान लीजिए, 82 को तोड़ा जा रहा है, उसी प्रकार से आप भी घर पर आपका बेयर एक्ट कोई भी कानून हो, एविडेंस हो, चाहे जो भी हो, पढ़िए, सही रहेगा इस हिसाब से। देखिए मैं कई शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ और पहला खंड यही कहता भी है कि कई शब्द जानिए। देखिए धारा 82, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, हेडिंग है। फरार मतलब भगोड़ा, भगोड़े के लिए उद्घोषणा। पहला क्लास देखिए, यदि किसी न्यायालय की चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, इसका मतलब ये हुआ कि उद्घोषणा कौन जारी करता है? तो न्यायालय। क्या साक्ष्य लेना उद्घोषणा से पहले आवश्यक है भाई? साक्ष्य लेना उद्घोषणा से पहले आवश्यक है कि नहीं? तो न्यायालय साक्ष्य लेकर भी उद्घोषणा कर सकता है और साक्ष्य लिए बिना। तो पहला क्वेश्चन बना कि 82 के तहत कौन उद्घोषणा पर, उद्घोषणा बता दिया जब भाई। उसके बाद देखिए एक लाइन तब शुरू किया जाए। उद्घोषणा का मतलब सामान्य भाषा में हुआ, परिभाषा तो नहीं है, लेकिन एक सार्वजनिक और औपचारिक घोषणा। इस बात की घोषणा कि यह व्यक्ति आपका न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है, और एक सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि यह जहां भी हो इतने समय के अंदर न्यायालय में हाजिर हो जाए। यानी कि डरवाता है न्यायालय कि हाजिर हो जाइए, नहीं तो आपकी चल अचल संपत्ति को क्या न्यायालय कर लेगा? खुद। यानी कि एक तरह से भय दिखाया जाता है कि आ जाइए, नहीं तो आपकी संपत्ति क्या हम कर लेंगे, छीन लेंगे। इसी को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? उद्घोषणा। तो उद्घोषणा का मतलब हुआ कि एक औपचारिक और सरकारी घोषणा, सार्वजनिक की जाती है, गुप्त रूप से नहीं। अब शब्द देखिए, कोई यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय उद्घोषणा साक्ष्य लेने के पहले भी जारी कर सकता है और साक्ष्य लेने के बाद। तो पहला क्वेश्चन बना कि उद्घोषणा जारी की जाएगी साक्ष्य लेने के पूर्व, साक्ष्य लेने के पश्चात, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार्क कराना। अगला शब्द देखिए, यह विश्वास करने का कारण है कि, यानी कि यह रीजन टू बिलीव है कि, विश्वास करने का कारण शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 26 में परिभाषित है। और रीजन टू बिलीव का मतलब पर्याप्त आधार होना, यानी कि न्यायालय के पास पर्याप्त आधार है, इसका मतलब कि विश्वास करने का कारण है। लिखना चाहे तो बेयर एक्ट पर लिख सकते हैं। आईपीसी की कौन सी धारा? 26। अगला देखिए आपका कि कोई व्यक्ति, यही शब्द पकड़ना है। कोई व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? और यही क्वेश्चन वर्तमान में बार बार बन रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभियुक्त कहा गया है कि कोई व्यक्ति कहा गया है, तो कोई क्या कहा गया है? व्यक्ति। और व्यक्ति में कौन शामिल है? तो आपका ऐसे क्वेश्चन बनता है कि धारा 82(1) की उद्घोषणा की जा सकती है। तो आप पहला ऑप्शन देखिएगा, व्यक्ति। और व्यक्ति न रहे
तब ऑप्शन व्यक्ति में कौन शामिल है। अब अंदर से पूछा जा रहा है, व्यक्ति तो है ही, व्यक्ति में अभियुक्त शामिल है कि नहीं है, साक्षी या गवाह या विटनेस शामिल है कि नहीं है, और प्रतिभू या जमानतदार यानी कि उसको शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिभू शामिल है कि नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन नया मॉडल, सतर्क रहना इसीलिए कहा जा रहा है कि शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अब जो नया मॉडल आपका बनाना है कि धारा 82(1) के तहत उद्घोषणा किसके खिलाफ, तो देखिए क्या ऑप्शन दिया है, अभियुक्त के खिलाफ, साक्षी के खिलाफ, प्रतिभू के खिलाफ, उपर्युक्त सभी। तो आपका जवाब रहेगा उपर्युक्त सभी। और जो लोग इतना नहीं जानते वो ये सोचते होंगे कि केवल अभियुक्त के खिलाफ उद्घोषणा होती है, ऐसा नहीं है। उद्घोषणा गवाह नहीं आया तब भी, जमानतदार को बुलाया गया नहीं आया तब भी, और अभियुक्त तो है, इसको अलग से बना लीजिए। उपर्युक्त सभी मार्क कराना है, वहीं लिख लीजिए कहीं अलग से। व्यक्ति का मतलब यहाँ क्या हुआ, अभियुक्त, गवाह और प्रतिभू तीनों। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन ज्यादा लोग गलत करके आएंगे, मैं बता दूं। ये सही बात है कि इतना पकड़ना मुश्किल है, और आयोग यही सब छोटी छोटी बातें और एक एक लाइन जो एक एक शब्द है यही पकड़ रहा है। फिर याद रखिए व्यक्ति में कौन शामिल है, अभियुक्त, गवाह, प्रतिभू, उपर्युक्त सब। तो 82(1) की उद्घोषणा न्यायालय किसके विरुद्ध करता है, व्यक्ति के, और व्यक्ति न पूछकर अब तीनों अलग अलग पूछा जा रहा है, तो इसको अलग से लिख लीजिएगा। अगला शब्द देखिए कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है, चाहे अभियुक्त हो, गवाह हो, जमानतदार हो, न्यायालय ने वारंट जारी किया हो, इसका मतलब फिर बिहार का क्वेश्चन की उद्घोषणा किस पर निर्भर करती है, गिरफ्तारी के वारंट पर। यानी कि उद्घोषणा के पहले क्या जारी किया जाता है, गिरफ्तारी का वारंट। ये अभी बताया गया था पहले ही। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी न किया गया हो, उद्घोषणा जारी नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ, अब ये क्वेश्चन बनता है, देखिए दो मॉडल बनता है, क्या वारंट और उद्घोषणा एक साथ जारी हो सकते हैं, नहीं। फिर क्वेश्चन बना दे, क्या उद्घोषणा और पूर्ति का आदेश एक साथ दिया जा सकता है, वो दिया जा सकता है, लेकिन वारंट और उद्घोषणा नहीं। आगे हम बताएंगे 83 में। देखिए वारंट जारी किया है, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। तो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ भी बना है कि उद्घोषणा कब जारी की जाएगी, तो गिरफ्तारी के वारंट के बाद। गिरफ्तारी के वारंट जारी हुआ हो और ऐसा व्यक्ति फरार हो गया हो या अपने को छिपा रहा। तो फिर एक बार सतर्क रहना है, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ हो और जब तक कि वह व्यक्ति फरार न हो गया हो या जब तक कि वह व्यक्ति अपने को छिपा न रहा हो, उद्घोषणा जारी नहीं होगी। अर्थात अभियोजन को न्यायालय में ये तथ्य रखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था वह या तो फरार हो गया है या अपने को छुपा लिया है कहीं। और आइए देखा जाए अगला शब्द, भाई ये भी पूछा जा चुका है, अंडरलाइन करते रहिए, एक शब्द महत्वपूर्ण है। अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता। यानी कि निष्पादन नहीं किया जा सकते का मतलब ये हुआ कि वारंट को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, यानी कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो क्या वारंट के बाद क्या साबित करना पड़ेगा, तो उद्घोषणा, ऐसा व्यक्ति क्या हो गया है, फरार, या अपने को क्या कर रहा है, छिपा रहा है। दो बातें भी पूछा गया भाई कंपटीशन है जेस में। अगला देखिए, तो ऐसा न्यायालय का मतलब और महत्वपूर्ण है।
ऐसा न्यायालय पर भी क्वेश्चन। ऐसा न्यायालय का मतलब ये हुआ कि कौन सा न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी करेगा। तो ऐसा न्यायालय का मतलब हुआ कि जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अब यहाँ भी क्वेश्चन बना, यानी कि शब्दशः क्वेश्चन यहाँ बना है, इसको छोड़ दिया जाए ये भी समस्या है। कौन न्यायालय उद्घोषणा जारी करता है? तो ऑप्शन देखिए, कोई न्यायालय, हाई कोर्ट केवल। अगला दे देगा जिस न्यायालय ने उस गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? जिस न्यायालय ने अरेस्ट वारंट इशू किया था, केवल वही न्यायालय सक्षम है क्या करने के लिए? उद्घोषणा। अब कोई न्यायालय ना मार दीजिएगा, फिर मैं बता दूं। अगला देखिए आपका, हाँ, तो ऐसा न्यायालय भी हुआ उससे यह अपेक्षा करने वाली, उससे का मतलब कि जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, अपेक्षा या आशा करने वाली लिखित उद्घोषणा, यानी कि उद्घोषणा मौखिक जारी होगी कि लिखित की, दोनों। अब अगला क्वेश्चन शब्दशः चलिए, लिखित होगी मौखिक की, दोनों? केवल और केवल लिखित, क्योंकि स्पष्ट रूप से बेरेक बताता है कि लिखित उद्घोषणा अब प्रकाशित कर सकता है। तो फिर आपका क्वेश्चन बना है सकता है पर। उद्घोषणा जारी करना के लिए न्यायालय बाध्य है कि न्यायालय का विवेकाधिकार है। तो जहाँ भी सकता है रहेगा, वहाँ दिमाग में बैठाइए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ न्यायालय का विवेकाधिकार और आपका उद्घोषणा जारी करेगा रहेगा तो बात है। तो यहाँ क्या लिखा है? सकता है कि करेगा? तो सकता है, तो न्यायालय का विवेकाधिकार है कि न्यायालय बाध्य है? विवेका, चाहे करे या न। झारखंड में ऐसा क्वेश्चन आया था भाई FIR पर, आपका चारों ऑप्शन ऐसा दिया था जिसमें लग ही नहीं रहा था, नए लोग तो समझ ही नहीं पाए पूछना क्या चाहता है। लग रहा था कि चारों सही है, बस एक शब्द कर सकेगा और करेगा। तो FIR की द्वितीय प्रति सूचनादाता को दी जा सकेगी, ये लिखा। सकेगी मतलब बाध नहीं, और दी जाएगी मतलब बाध। 154 CRPC के क्लास 2 में क्या लिखा है? दी जा सकेगी कि दी जाएगी? तो बात है कि विवेकाधिकार, बात सकेगा ना मार दीजिएगा। एक देखिए लास्ट में एक शब्द पर ऑप्शन गलत हुआ था, तो शब्दों को पकड़िए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये धारा चल रही है। लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो। यानी कि एक समय दिया जाएगा ऐसे उद्घोषित व्यक्ति को उद्घोषणा के बाद, और वह समय जरूर याद रखिएगा, दिमाग में वो भी पूछा जाता है। वह समय 30 दिन, कम से कम 30 दिन पश्चात का ही हो। यानी कि 30 या 30 दिन का पश्चात का मतलब 30 दिन नहीं, 31वां दिन। इसका फिर मतलब समझिए, कई लोग वीडियो बनाए हैं और यही बात मैं भी वीडियो देखता रहता हूँ। कई टीचर आपका 30 दिन के अंदर 30 दिन कर रहे, भाई 30 दिन के अंदर नहीं, स्पष्ट लिखा गया है कि वह समय 30 दिन के क्या होगा, कम से कम बाद। तो 30 दिन बाद मतलब 30 दिन थोड़े, 31वां दिन। 30 दिन के बाद का मतलब क्या? मैंने कई भरमा देते हैं लोग, जबकि आप बेरेक में स्पष्ट लिखा है कि 30 दिन के क्या होगा, बाद। अब 30 दिन का नियम तुरंत पूरा पकड़ लेना है। देखिए ध्यान से भाई, इसको अच्छे से देखिए, एक उदाहरण बनाया जाए और तब आपका 30 दिन का नियम बनाया जाए। हाँ, एक और बता दिया जाए, अगर ये हाजिर होने का जो समय दिया गया है, अगर ये 30 दिन या 30 दिन से कम है, तो ये उद्घोषणा अवैध होगी। ये भी याद रखना, वैध नहीं क्या होगी? ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए।
1 जनवरी को एक के खिलाफ उद्घोषणा प्रकाशित की गई। क्या की गई? जारी नहीं, ये भी समझना है। किस तारीख से? 30 दिन बाद प्रकाशित की गई और कहा गया कि तुम 2 फरवरी तक न्यायालय में क्या हो जाना, हाजिर। उद्घोषणा प्रकाशित की गई। अब यही नियम समझिए, न्यायालय 1 जनवरी को ही या 1 जनवरी के बाद कभी भी एक की संपत्ति को कुर्क या अटैच किए जाने का आदेश दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 30 दिन बाद का समय हमने 30 दिन बाद का समय हमने दिलवाया, किस तारीख को? 2 फरवरी, 30 दिन बाद ही होगा। 2 फरवरी तक एक को कहा गया है कि वह न्यायालय में हाजिर हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बीच में उसकी संपत्ति कुर्क नहीं होगी। न्यायालय उद्घोषणा जारी करने के बाद कभी भी एक की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, यानी कि कुर्की, और 30 दिन का समय एक में न मिलाइएगा। यानी कि फिर एक बार हम बता रहे हैं कि न्यायालय कभी भी 1 जनवरी को उद्घोषणा जारी किया और 1 जनवरी के बाद कभी भी या कुछ दशाओं में 1 जनवरी को ही आपका एक ही चल और अचल संपत्ति को अटैच या कुर्क या जब्त करने का आदेश दे सकता है। तो कई लोग दिमाग उल्टा लगाते हैं कि कुर्की का आदेश 30 दिन के बाद, वो नहीं, कभी भी, कब? उद्घोषणा के बाद। तो मान लीजिए आपका न्यायालय ने 2 जनवरी को दे दिया कुर्की का आदेश और कुर्की हो गई एक ही संपत्ति। अब आगे इधर आके बैठिए भाई, आगे इधर जगह कुछ आगे बैठिए, 3 लोग आगे बैठिए। कब? फिर एक बार देखिए भाई, आपका मान लीजिए 2 जनवरी को न्यायालय ने एक ही चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे दिया। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि अब कुर्की तो हो गई, तो अब 2 नियम और जानने हैं। ध्यान से समझिए, अगर एक की संपत्ति कुर्की हो गई और वह उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर हाजिर हो जाता है, किस तारीख तक? उदाहरण में 2 फरवरी, तो उसकी जो कुर्की से संपत्ति कुर्क की गई है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, कुर्की छोड़ दी जाएगी, हटा ली जाएगी, यानी कि उसकी संपत्ति निर्मुक्त कर दी जाएगी। क्या की जाएगी? लेकिन कब? जब वह कब तक आ जाए न्यायालय में? जो समय दिया गया है, यानी कि इस उदाहरण में कब तक? 2 फरवरी। अब एक और देखिए, अगर वह 2 फरवरी तक न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो होगा क्या? तो होगा ये होगा कि एक नया अपराध वह कर बैठा। जो अपराध किया था तो अलग बात है, एक नया अपराध कर दिया और आईपीसी की धारा के तहत 174 और एक नया मुकदमा मामला दिया जाएगा और 82 की घोषणा है। वो 30 दिन के बाद का जो समय हमने दिखाया उस समय पर हाजिर नहीं हुआ, तो एक नया अपराध किया और सजा अब अलग मिलेगी उसके लिए, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दो। यही मुख्य रूप से आपका उद्घोषणा है। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए 2 फरवरी को नहीं आया और आपका भी समय बिता रहा है, तो संपत्ति की वापसी कब होगी? तो आपका कुर्की की तारीख से 2 वर्ष का नियम है, जो 85 में आपको हम बताएंगे, अभी नहीं। किसमें? 85। लेकिन अभी इतना ही याद रखिए, आगे देखा जाए भाई। खंड 2 देखिए, खंड 1 बहुत महत्वपूर्ण है, समय भी लगा आपका ज्यादा, मैं बता दूं, आधा घंटा लग गया लगभग। इसलिए आधा घंटा लगाया गया कि इसमें इतना पेज आते हैं क्वेश्चन का कि आप भी सतर्क नहीं रहेंगे तो गलत करके ही आएंगे। यानी भाई गलत करके ज्यादा लोग आते हैं, एक शब्द सब पकड़ना है। अगला देखिए भाई, खंड 2, उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी। तो जहाँ ऐसा व्यक्ति निवास करता है उसके सार्वजनिक रूप से उसके घर पर पढ़ दीजिए। इसके बाद आपका उसके घर के आसपास चस्पा कर दीजिए और न्यायालय के माने नोटिस बोर्ड पर
उद्घोषणा की एक कॉपी चिपका दीजिए और न्यायालय यदि उचित समझे तो लोकल समाचार पत्र में भी एक कॉपी क्या कर सकता है, छपवा सकता है। तो कभी काल देखिए उद्घोषणा जाते हैं लोक सेवक, अब पूरा उसके दरवाजे पुलिस जाती है और लाउडस्पीकर लेकर उसके घर के सामने खड़ा होकर क्या करेगी, पूरे मोहल्ले को बताएगी कि यह व्यक्ति क्या हो गया है, फरार। तो फरार हो गया तो 43 भी याद रखिए, जो भी प्राइवेट व्यक्ति इसको देखे वारंट के बिना क्या कर ले, तो कौन सी धारा 43। तो भाई सतर्क रहना है टाइप कोरिलेशन से। देखिए आगे तीसरा आपका पढ़ना नहीं है, चौथा पढ़ना है। चौथा ये भाई चौथा जो है खंड आपका ये सेकंड उद्घोषणा है, दूसरी बार उद्घोषणा की जाती है। अब सतर्क होकर आपको समझना है, यानी कि वर्तमान में दो प्रकार की उद्घोषणा है, एक 82(1) और दूसरा 82(4). 82(4) की उद्घोषणा अब सतर्क होकर पढ़ना है, अभी पूछा नहीं गया, ज्यादा आ सकता है। लेकिन 82(4) के तहत जो दूसरी बार उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन होगा वह केवल और केवल अभियुक्त के विरुद्ध होगा। लिख लीजिए, तो वहाँ एक दो लाइन लिखिए, केवल किसके विरुद्ध, अभियुक्त। वो भी सभी अपराधों में नहीं, केवल 19 धाराएं दी गई हैं उसी में। 2-3 लाइन बस लिखिए, इतना में काम चल जाएगा। 82(4) की उद्घोषणा किसके विरुद्ध, अब देखिए सतर्क रहना है। 82(1) दे तो अभियुक्त, गवाह और प्रतिभूत तीनों मार कर आना है, और 82 का क्लाज 4 दे तो केवल क्या मार कर आना है, अभियुक्त, गवाह और प्रतिभूत के खिलाफ नहीं, सतर्क रहना है। दूसरा नियम देखिए, 82(4) के तहत उद्घोषणा क्या सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नहीं, जिन पर की 19 धाराओं के तहत आने वाले अपराधों का अभियोग है। तो कितनी धाराएं हैं 82(4) में, 19, तो दो नहीं पढ़ना है, 19 धाराएं गंभीर अपराध है। अंतिम जो इस पर क्वेश्चन बनता है, अगर 82(4) के तहत उद्घोषणा हुई और 30 दिन के बाद का समय दिया गया और उस समय के अंदर अब हम अभियुक्त कहेंगे, अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ तो वह आईपीसी की धारा 174(a) के तहत दंड का भागी होगा। अब दंड की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि नया अपराध कर दिया, उद्घोषणा के समय के अंदर न हाजिर होना अब क्या हो गया, नया अपराध। और वह धारा याद रखिए कौन से में है, दोनों एक ही में है, लेकिन दंड अलग अलग है। ये 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, ये जरूर याद रखिए। कितना सजा, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। इस प्रकार भाई आपका 82 भी निपट गए। देखिए आपका 83 थोड़ा बहुत 60 किया गया है, क्या किया जाए, अब समय भी भाई कम है और इधर की धाराएं भी काफी टेक्निकल है। तो 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, लेकिन इसका 82(4) के बेरक पर भी लिख लेना चाहिए। देखिए आगे 83 भाई, फरार व्यक्ति की संपत्ति की पूर्ति, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। और आपका देखिए फरार व्यक्ति की संपत्ति की पूर्ति का आदेश की धारा में, तो धारा 83 में देखिए, धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति का पूर्ति या अटैच का आदेश दे सकता है। तो अब पहला क्वेश्चन बनता है कि उद्घोषणा जारी करने के कितने दिनों बाद पूर्ति का आदेश दिया जाएगा। तो देखिए क्या क्या बनता है आपका, 2 दिन बाद, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, और उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय क्या मार कराएंगे, क्या लिखा है बेरक में, 30 दिन की, 60 दिन की, किसी भी समय। तो क्या उसी दिन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता।
अब समस्या ये आई कि सामान्य नियम यही निकला कि उद्घोषणा जारी करने के बाद ही कुर्की का आदेश दिया जाना चाहिए। 3 दिन से मतलब नहीं है, उद्घोषणा जारी करने के बाद किसी भी समय मार कराना है। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी दशाएं हैं जहां 82 और 83 एक साथ, यानी कि उद्घोषणा और कुर्की का आदेश साथ साथ दिया जा सकता है। तो 2 कंडीशन धारा 83(1) में दी गई है आपका कि उद्घोषणा और कुर्की का आदेश साथ साथ, और ये कंडीशन भी याद रखना है। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, आपका जो क्वेश्चन एक बार बना है एमपी में, सतर्क रहना है। देखिए आपका ये पूछा गया था सामान्य नियम कि आपका उद्घोषणा और कुर्की साथ साथ दी जाती है, एक अलग अलग दी जाती है। पहले उद्घोषणा की जाती है, उसके बाद कुर्की का आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य नियम ये है कि पहले प्रोक्लेमेशन हो, उद्घोषणा हो, और उसके बाद किसी भी समय न्यायालय कुर्की का आदेश दे सकता है। लेकिन ये जो नियम हम बाद में बताएंगे, अभी वो अपवाद है, सामान्य नियम नहीं है। क्या है? तो सामान्य नियम आए तो सामान्य नियम सतर्क रहना है, अपवाद बाद में। अब ये पूछ सकता है कि क्या उद्घोषणा और कुर्की का आदेश साथ साथ दिया जा सकता है? हाँ, अपवादिक दशा में। फिर पूछ सकता है कि वे कौन सी दशाएं हैं जिसमें 82 और 83 का यूज एक साथ, यानी कि उद्घोषणा और कुर्की का आदेश साथ साथ। तो 2 कंडीशन रट कर जाना है। पहले, अगर ऐसा उद्घोषित व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का चयन करने वाला है, यानी कि डिस्पोज ऑफ करने वाला है, यानी कि दान दे देगा, बेच देगा या बंधक रख देगा, पट्टा करने वाला है, तब तो भाई संपत्ति चली जाएगी। तो क्या करेंगे? कुर्की करके बाद में, तो एक साथ दोनों। और इसके बाद वह अपनी समस्त संपत्ति या किसी भाग को उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से कहाँ हटाने वाला है? बाहर, यानी कि संपत्ति लेकर चला जाएगा दिल्ली, तो प्रयागराज का न्यायालय उसके बाद में धुना बजाएगा, कहाँ गए संपत्ति कहाँ। तो क्यों इंतजार किया जाए? उद्घोषणा और कुर्की, यानी कि 82 और 83 क्या 2 कंडीशन याद रखे। फिर एक बार बता दिया जाए, यदि ये संभावना है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को व्ययित करने वाला है या नहीं करने वाला है, संभावना है। व्ययित का मतलब कि नष्ट कर देगा, बेच देगा, दान किसी को दे देगा, और सोचेगा कि चलो अब तो संपत्ति 1-2 दिन में चली ही जाएगी, दान ही दे दें और अंत में कुछ पूरे कमा ले। जैसे कई लोग भाई आपका मैंने महामंडलेश्वर बनने के प्रयास में जाकर कल पूरा स्नान किए हैं, रेती पर भूमि रमाए हैं, पूरा लंबा लंबा टीका करके आपका आए थे क्लास में, यानी कि टीका का करके, और 4 स्नान और कर लीजिए तो महामंडलेश्वर और दंडी स्वामी की क्या की जाए। मानेंगे नहीं लोग, करके ही दम मानेंगे, भले बिहार का एग्जाम क्या हो, इससे मतलब नहीं है, तो अलग बात है। देखिए अगला दूसरा खंड देखिए, अगर उस जिले में कुर्की करनी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहरी जिले में पूछा जाता है बस एक लाइन। मान लीजिए प्रयागराज के न्यायालय कुर्की का आदेश दिया, अब कुर्की बनारस में करनी है तो बस एक लाइन। अगर दूसरे जिले में कुर्की करनी है तो किसके प्रिकांकन पर होगी? वहाँ के डीएम, यानी कि बनारस का डीएम जब तक कि साइन न कर दे आदेश पर, तब तक बनारस में एक मैंने कुर्की नहीं हो, मैंने दूसरे जिले के लिए। इसके बाद कुर्की कैसे की जाएगी तो आपका ये कम पूछा जाता है, लेकिन 5वां खंड महत्वपूर्ण है। और 5वां खंड महत्वपूर्ण है इसलिए है कि देखिए, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है
जीव धन है, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, आपका मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, या विनश्वर प्रकृति का है, यानी कि क्षयशील है, जैसे पनीर हो गया आपका, इत्यादि हो गया, दूध हो गया, मिल गया, कुर्क हो गया, भाई भाग गया तो क्या होगा, जो भी मिलेगा कुर्क होगा, कि छोड़ा जाएगा। एक है उठा लेते हैं पुलिस वाले, नहीं कहे चूल्हा, चौका, बर्तन सब, ये सीपीसी नहीं है कि चलो छोड़ दिया जाए। फिर एक बार बता दिया जाए भाई, सीपीसी में धारा 60 में अगर सिविल न्यायालय का आदेश या डिक्री है तो कुछ संपत्तियां कुर्की से क्या है, मुक्त। लेकिन ये सीपीसी नहीं है, ये आपराधिक मामला है, और एक ईंट, दीवार सब तोड़ ताड़ के थाने में ला देंगे, गाड़ी उड़ी सब, और नहीं आ पाएगा तो ताला बंद करके क्या करेंगे, आपका सील कर देंगे। हाँ, और आपका देखिए आगे, तो अगर वह जीव धन है, यानी कि जानवर है या क्षयशील संपत्ति है, तो ऐसी दशा में बताइए दरोगा जी भैंस कुर्क किए हैं न्यायालय के आदेश से, तो थाने में कितना दिन खिलाएंगे, एक दिन से ज्यादा। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि न्यायालय तुरंत ऐसे संपत्ति विक्रय का क्या देगा, आदेश। और गाय भैंस ये जो मुर्रा भैंसे हैं ये सब बिक जाएंगी और बेचकर पैसा रखा जाएगा। यहाँ भी घोटाला दरोगा जी कर देते हैं भाई, विधायक जी, सांसद। देखिए एक लाइन तब आगे बढ़ा जाए भाई, क्योंकि वो भी गए होंगे, पीछे वाले देखना मायूस हो जा रहे हैं। स्पीड तो भाई अब चलेगी, स्पीड में क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं है, समय कम है, तो स्पीड और क्या किया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी कि दरोगा जी करते क्या, विधायक जी अपने आदमी को लगा देंगे, थाने पर नीलामी हुई, 1 लाख की भैंस 10,000 में क्या हुई, मिल गए। कुछ दरोगा जी भी खाए, सांसद जी भी, कुछ विधायक जी, मंत्री जी, तो हमारे आदमियों को मुर्रा भैंस मिल गए 1 लाख से कितना, 10,000, सब कुछ। देखिए आपका 84 आ जाइए, 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, जिसको समझने के लिए आपका बस एक उदाहरण देखना है कि गेहूं के साथ घुन भी पी जाता है, जबकि घुन का कोई दोष नहीं रहता। देखिए अब एक उदाहरण तब सही रहेगा, एक ही लाइन का क्वेश्चन बनता है, यानी कि गेहूं के साथ घुन पिसवा दीजिए, जबकि घुन का कोई दोष नहीं रहता, बस ये दोष रहता है कि वह गेहूं में क्या हुआ है, मिला है। तो उसी प्रकार 84 है, अब पहले बना लीजिए उदाहरण, तब एक ही बात समझा दिया जाए, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। ए और बी 2 भाई हैं और इनकी संपत्ति है। ए के खिलाफ न्यायालय ने धारा 82 के तहत उद्घोषणा की और धारा 83 के तहत ए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। तत्पश्चात आपका पुलिस वाले गए और एक की संपत्ति कुर्क करने गए, क्योंकि उद्घोषित था, और उसी के साथ उसके भाई यानी कि बी की भी संपत्ति क्या कर लिए, कुर्क। यानी कि गेहूं कौन था, दोषी कौन था, ए, और घुन कौन था, निर्दोष कौन था, बी। तो गेहूं के चक्कर में कौन किस गया, बी, यानी कि किसकी संपत्ति कुर्क हो गई, आपका गलती से बी। अब 84 ये बताएगा कि उद्घोषण पॉइंट पकड़ना है, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति आता है न्यायालय में, तो उद्घोषित से भिन्न कौन है, बी। अगर बी अगर चाहे तो न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकता है और कह सकता है कि हजूर मैं उद्घोषित व्यक्ति नहीं हूँ और गलती से हमारी संपत्ति भी आपने क्या कर ली है, कुर्क, अतः मेरी संपत्ति वापस की जाए। तो बस पहला नियम ये है कि आपका कितने दिनों में भी को एप्लीकेशन न्यायालय में दे देना चाहिए, यही पूछा जाता है। कितने माह के अंदर, 6। कितने मास के अंदर, 6 मास के, और 6 मास के अंदर नहीं दिया तब मामला बिगड़ जाएगा। तो कितने मास के अंदर बताइए। उद्घोषित व्यक्ति आवेदन देता है वापसी के लिए, उद्घोषित से भिन्न, हाँ, यानी कि घुन दे रहा है, गेहूं नहीं, गेहूं के लिए आपका 85 बनी है, अभी बताया जाएगा। बस यही उदाहरण पर भी कुछ याद रखिए।
6 माह के अंदर अगर क्रिमिनल न्यायालय उसके दावे को नामंजूर कर देता है, यानी कि ये कहता है कि तुम्हारी ये संपत्ति नहीं है, तो भी क्या कर सकता है, तो एक लाइन और देखना है। जिस दिन आपराधिक न्यायालय बी के दावे को नामंजूर किया है, उसके 1 वर्ष के अंदर बी सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है और अपने हक को साबित कर सकता है, और साबित कर देगा तो वापस होगी संपत्ति। बेच दी गई है तो पैसा वापस, और संपत्ति बची है तो क्या संपत्ति। तो 2 नियम जानना है। 3 नियम फिर से एक बार समझिए भाई। 84 के तहत आपका पहला नियम, कौन आपत्ति करता है कुर्की पर उद्घोषित की उद्घोषित से भिन्न, आपका कितने दिनों के अंदर आपत्ति कर दे। अब ये है एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आपका दूसरे जिले में कुर्की की गई है तो किसके समक्ष आवेदन वह देगा, सीजीएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक पॉइंट छूटा तो भी हट किया जाए। यानी कि मान लीजिए प्रयागराज के न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया और एक की संपत्ति की कुर्की बनारस में हुई और गलती से उसी के साथ किसकी भी संपत्ति हो गई थी, बी की, तो भी प्रयागराज के न्यायालय में एप्लीकेशन देगा कि बनारस के, बनारस के, यहाँ नहीं कि हाँ बनारस। अब बनारस के न्यायालय में किस मजिस्ट्रेट के पास देगा, ये सतर्क रहना, सभी के पास नहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और यहाँ थी तो जिस न्यायालय के आदेश से कुर्की हुई थी उसको दे, लेकिन दूसरे जिले में किसके यहाँ, सीजीएम। और अगर बी का दावा नामंजूर हो जाए तो नामंजूरी के कितने साल के अंदर, 1 साल के अंदर वह कहाँ जा सकता है, सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट जाकर अपना हक मांग सकता है कि हमारी संपत्ति क्या की जाए वापस, हम स्वामी हैं। तो सिविल कोर्ट ने बी के पक्ष में फैसला दे दिया तो क्रिमिनल कोर्ट उस फैसले को मानने के लिए क्या होगा, बात, और संपत्ति वापस कर देगा। अब बेच दी गई है तो क्या वापस होगी, आप क्या कह सकते हैं कि पैसा, यानी कि पैसा पैसा पैसा। देखिए रहे आगे देखिए भाई, आपका 85 आई, अब गेहूँ आएगा, यानी कि गुण नहीं बस कंसेप्ट बना रही है। 85 में कौन आ जाएगा, गेहूँ। गेहूँ मतलब उद्घोषित व्यक्ति। तो 85 में 3 क्लास वाइज पढ़िएगा, 3 क्लास दिया गया। पहला क्लास आपका है पूर्व की गई संपत्ति को रिलीज करना। रिलीज करना मतलब कि निर्मुक्त करना, निर्मुक्त कहा जाता है भाई, यानी कि कुर्की हटा लेना। दूसरे क्लास में है पूर्व की गई संपत्ति का विक्रय, यानी कि सेल कर देना, यानी कि क्या कर देना, विक्रय। जब भी दूसरा खंड पढ़िएगा धारा 83 का क्लास 5 भी इसी के साथ जोड़कर पढ़िएगा। कौन सा, अभी हमने बताया 83 का कौन सा क्लास 5। और अंत में है रिटर्न करना, यानी कि संपत्ति क्या वापस। फिर एक बात समझिए भाई, धारा 85 में आप किसके लिए बनी है, उद्घोषित व्यक्ति के लिए। अब आइए आपका यही जो नियम है देखिए ध्यान से, पहले रिलीज कराइए। अगर ऐसा उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर न्यायालय में हाजिर हो जाता है तो बिना किसी कारण पूछे उसकी संपत्ति को कुर्की से मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब होता है लीगल भाषा में रिलीज करना। रिलीज करने का मतलब कि निर्मुक्त कर देना, कि कुर्की हटा लेना। तो बताइए कब तक आ जाए कोर्ट में तो कुर्की से निर्मुक्त हो जाएगी संपत्ति, उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर। अब तुरंत 82 आइए, उद्घोषणा जब जारी होगी तो कितना समय दिया जाएगा हाजिर होने का,
30 दिन के अंदर कितने दिन बाद का 60 दिन दिया जाए, 90 दिन 31 दिन दिया जाए, लेकिन वह समय 30 दिन के क्या होगा, तो उस समय तक अगर वह आ जाए और इस बीच उसकी संपत्ति क्या कर ली गई है खुद, तो संपत्ति प्रेम से अब क्या की जाएगी, वापस। अब आइए आपका दूसरा नियम देखिए, विक्रय कब होगा। विक्रय कब होगा, तो विक्रय के लिए 3-4 नियम थोड़ा दिमाग में बैठाना है। पहला नियम ये बैठाना है कि आपका 83 का क्लास 5 पहले पढ़िए, उसके बाद आपका दिया जाएगा। और अगर जो कुर्क की गई संपत्ति जानवर है या नष्टवान संपत्ति है, तो ऐसी दशा में कब विक्रय होगा, तुरंत। याद रखिए, कब विक्रय का आदेश दिया जाएगा, तुरंत, ये याद रखिए। अगर संपत्ति क्षयशील नहीं है या पशुधन नहीं है, तो ऐसी दशा में विक्रय सामान्यतः कितने दिनों के बाद आदेश दिया जाएगा, 6 माह के बाद। क्यों 6 माह के बाद विक्रय का आदेश दिया जाएगा, इसलिए कि आपका 84 आपने पढ़ा, जो आपका वह 84 के तहत व्यक्ति कितने दिनों में आ सकता था, 6 माह। तो अगर फिर एक बार देखिए, जीव धन है, क्षयशील संपत्ति है, तो तुरंत विक्रय। अगर जीव धन या क्षयशील संपत्ति नहीं है, तो सामान्यतः कितने दिनों के बाद न्यायालय विक्रय का आदेश देगा, 6 माह। लेकिन अगर 84 वाला कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर एप्लीकेशन दे दिया, तो फिर कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय रुक जाएगा। और अब कब विक्रय होगा, जब उसके आवेदन का निस्तारण हो जाए। यानी कि विक्रय रुकवाने का एक तरीका ये है कि 5 माह बीता और अब लग रहा है कि एक माह बाद हमारा मकान क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, तो किसी अपने भाई से या पट्टीदार से एक फर्जी एप्लीकेशन दिलवा दिया जाए कि हमारी संपत्ति उद्घोषित व्यक्ति के साथ कुर्क हो गई है, हमारी संपत्ति को अलग करके क्या किया जाए, वापस। तो न्यायालय विचार करते करते भाई 6 माह साल भर लगा ही देगा कि इनकी संपत्ति कुर्क हुई है कि नहीं। तो ये उपाय होते हैं कि विक्रय क्या हो तब तक रुक जाए। लेकिन याद रखिए, सामान्यतः 6 माह बाद अगर कोई आपत्ति नहीं आई तो आपका विक्रय हो। तीसरा, आपका संपत्ति को रिटर्न कराइए, यानी कि आपका उद्घोषित व्यक्ति को आपका संपत्ति वापस कराइए। वो भी पूछा जाता है तीसरे क्लास। अगर उद्घोषित व्यक्ति 2 वर्ष के अंदर न्यायालय में हाजिर हो जाए, कितने साल के, ये समय आपका कुर्की की तारीख से गिने जाए, उद्घोषणा नहीं, याद रखिए किस तारीख से। अगर ये शब्द भी याद रखना है, आपका उद्घोषणा नहीं, जिस तारीख को उसकी संपत्ति कुर्क हुई थी उसके कितना दिन के अंदर वो आ जाए, हाजिर हो जाए, 2 साल। और 2 कारणों से न्यायालय को संतुष्ट करें, जब ऐसे नहीं होगा, 2 साल के अंदर आए और कितने कारण बताए न्यायालय में, 2 साबित करे। पहला कि हजूर हमें उद्घोषणा की तो जानकारी ही नहीं थी, अर्थात आपने 82 के तहत प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया, इसकी हमें जानकारी ही नहीं थी, ज्ञान ही नहीं था। मैं तो दिल्ली में बहुत दिनों से था और आप हमारे घर पर मुनादी करा दिए, कोई फोन करके भी नहीं बताया कि पुलिस आई थी और फरारी की घोषणा करके चली गई है। अतः हमें धारा 82 की जानकारी नहीं। और दूसरा ये भी करना पड़ेगा कि हम अब ये हुआ कि फरार क्यों हुए थे, ठीक है जानकारी नहीं थी, तो फरार क्यों हुए थे भाई घर छोड़कर, एक और साबित करना पड़ेगा कि हम गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार नहीं हुए थे, बल्कि अन्य कारणों से हुए थे। यानी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हम फरार नहीं हुए थे, बल्कि अन्य कारणों से हुए थे। अगर इन 2 कारणों को साबित किया जाए, लेकिन कितने दिन के अंदर कुर्की की तारीख से आकर 2 साल, और न्यायालय इन कारणों से संतुष्ट हो,
तब आपका संपत्ति नहीं बेची गई है अब तक तो संपत्ति वापस, और बेच दी गई है तो कुर्की का खर्चा काट के पैसा वापस, नहीं बेची गई है तो संपत्ति। यही अब 2 साल बाद चाहे आप कारण दिखाइए न दिखाइए, अब कोई उपाय नहीं है। यानी कि कुर्की के 2 वर्ष के बाद यदि उद्घोषित व्यक्ति न्यायालय में आता है तो किसी भी हाल में उसकी प्रॉपर्टी अब वापस नहीं की जाएगी। ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो ज्यादातर बड़े बड़े अपराधी याद रखिए 2 साल के अंदर सरेंडर कर देते हैं, और क्यों, उनकी हाथ से संपत्ति भी चली जाएगी। तो बड़े अपराधी तो अपने नाम संपत्ति ही नहीं रखते, आपका रिश्तेदारों के नाम ज्यादा रखते हैं, नौकरों के नाम अपने नाम नहीं रखते ज्यादा, क्योंकि कब अपराध करके भागना पड़े, कब हमारी बिल्डिंग टूट जाए, जैसे प्रयागराज में टूट रहे, क्या भरोसा। भाई आज आपकी सरकार है तो जरूरी थोड़ा है कि कल दूसरे की नहीं आएगी, भाई इसलिए संपत्ति ही ना रखिए, दूसरे के नाम पर खरबों लोग बनाए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, और दूसरे के नाम पर अपना चल ही रहा है भाई हर एक जगह। ये आपका नियम है। इसके बाद आइए मिसलेनियस प्रावधान है 87 से लेकर 90 तक, यानी कि धारा 87 से लेकर 90 तक में आपका प्रकृत या मिसलेनियस या छूटे फट के प्रावधान है। इधर आपका 2 धाराएं, कम से कम 3 धाराएं पढ़नी है। एक धारा आपका 87 बनता है और दूसरा धारा 89, यानी कि कम से कम इधर की 2 धाराएं आपका पढ़िए, पूरा भले ना पढ़िए, लेकिन कौन कौन सी धारा पढ़कर जाइएगा। 87 देखिए डिटेल में तो आपका नहीं पूछी गई है फ्री में, बस एक लाइन याद रखिए कि समन के बदले या समन के अतिरिक्त किस धारा के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। तो बस एक लाइन याद रखिए, धारा 87 किस धारा के तहत, समन के बदले का मतलब कि समन मामलों में समन जारी ही न किया जाए, डायरेक्ट क्या जारी कर दिया जाए, गिरफ्तारी का वारंट। और समन के अतिरिक्त का मतलब हुआ समन जारी किया गया, समय पर हाजिर नहीं हुआ, यानी कि प्रेम से बुलाया गया, हाजिर नहीं हुआ तो अब जबरदस्ती किया जाए, और पुलिस के नाम क्या जारी किया जाए, गिरफ्तारी का वारंट। इसके बाद देखिए भाई आगे आपका 89 क्वेश्चन बनता है, हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। अब यहाँ से भी सतर्क रहना, 89 अंडरलाइन कर लीजिए। इसी के साथ आप जोड़ लीजिएगा आईपीसी की धारा आपका 229A, कोरिलेट कर लीजिए। तो उसमें 89 धारा जो है उस पर कोरिलेट कर लीजिए एक धारा, आईपीसी की धारा 229A 229A जोड़ना है 89 धारा। और आपका इसी के साथ और भी पढ़ सकते हैं 436, 437, 438, 439, लेकिन उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए आपका जब अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो ऐसी दशा में उससे बांड या बंध पत्र भरवाया जाता है। बंध पत्र अभियुक्त इसलिए भरता है कि उसमें कंडीशन रहती है कि जब जब न्यायालय बुलाएगा तब तक अभियुक्त वादा करता है कि हम न्यायालय में उस तिथि को उस स्थान पर और समय पर हाजिर हों। अगर अभियुक्त या गवाह जो भी हो बांड भर दिया और उस समय पर न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तब क्या हो, तब होगा क्या। तो ऐसी दशा में 89 CRPC कहती है कि अब न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा। क्या होगा, पहला गिरफ्तारी का वारंट, गिरफ्तार करके आएगा तो जमानत रद्द करके जेल भेजा जाएगा, और चूंकि जमानत की शर्तों का क्या किया उल्लंघन, तो तुरंत पकड़े रहिए। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करना अब दंडनीय है,
और आईपीसी की धारा में 229A। दंड की मात्रा जरूर लिख लीजिएगा। 1 वर्ष तक का क्या क्या लिखे भाई, या है ना, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। एक बार देख लीजिए तो 229 है, क्या है ना, लिखिए भाई 229 है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करना, ये पूछ सकता है नया क्वेश्चन, आपका कौन सी धारा, तो आप क्या कह सकते हैं कि 229A। इसके बाद आइए अगला चैप्टर देखा जाता है 7 चीजों को पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेश का, तो चीज पेश करवाइए और यहाँ से भी आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता है। यूपीएपीओ तो यहाँ से कभी काल 3-3 क्वेश्चन तक बना डाला, यानी कि यूपीएपीओ 2 तो बनता है 1 या 2, कभी काल 3-3 क्वेश्चन यूपीएपीओ ने एक बार बना दिया। 93 से भी बना दिया, फिर आपका 97 से उधर 103, 104, 105, यानी कि अध्याय 7 से भी बिहार भी हमें लगता है 1 या 2 क्वेश्चन बनाए। अब कौन सी धारा से बनाएगा वो अलग बात है, तो पहले इसकी भूमिका देख लिया जाए भाई। देखिए, चीज या दस्तावेज पेश करने के लिए विवश किया जाता है। फिर एक बार याद रखिए भाई, 61 से लेकर और 90 तक में जो आपने प्रावधान किया तो देखा, वह व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए क्या किया गया, विवश। अब जो हम प्रावधान देखेंगे उसमें व्यक्ति को नहीं बल्कि आपका दस्तावेज या वस्तु को पेश करना पड़ेगा, और इसके लिए आपका क्या नियम है देखा जाए तो 91-92 में आपका वस्तुओं के लिए फ्रेम से आदेश का जारी आसमन, आपका 93 से लेकर 98 तक एक ग्रुप पढ़ना है, जिसमें कि सर्च वारंट या तलाशी वारंट के 99 से लेकर 105 तक पढ़ना है। इधर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और आपका क्वेश्चन का 91 से भी बनता है कि 91 किसके विरुद्ध लागू होगी, किसके विरुद्ध नहीं। 92 से भी, 93 से भी यूपीएपीओ ने बनाया, 94, 95 भले न बना हो, 97 लगातार बनता है कि कौन सी धारा सीआरपीसी की हैबियस कॉर्पस के रिट के समान है, तो कौन सी धारा है, 97, वो तो रटे रहिए, कौन सी धारा। और स्त्रियों को मुक्त कराने के लिए विशेष प्रावधान 98 और बंद स्थान की तलाशी 100। इसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी 103, परिबद्ध या इम्पाउंड करना 104 और व्यतिकारी राज्य क्षेत्र बना ही था यूपी में 105, अब झारखंड में 105 के एक कदम आगे जाकर बना दिया 105 है संविधाकारी राज्य। तो आपका कल बताया जाएगा, ये चैप्टर कल निकल जाएगा, इसके बाद से आपका अगला चैप्टर भी निकल जाएगा। निकल आप मैंने पढ़िएगा सभी।